द प्रिडिक्टिव पाथ, कंट्रोल सिस्टम्स की एक नई दिशा। रोहन अपने इंटर्नशिप के पहले दिन एक विशाल केमिकल प्लांट के सामने खड़ा था। चारों तरफ पाइपों का जाल और बड़े बड़े रिएक्टर्स थे। उसे एक्सोथर्मिक रिएक्टर के तापमान को नियंत्रित करने का काम सौंपा गया था। रोहन ने देखा कि प्लांट में वर्तमान में एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन तापमान में उतार चढ़ाव अभी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई थी। कंट्रोल रूम में रोहन ने देखा कि जब भी कच्चे माल फीड की प्रवाह दर फ्लो रेट बदलती है, रिएक्टर का तापमान तेजी से बढ़ जाता है। वर्तमान फीडबैक सिस्टम तब तक कोई कार्रवाई नहीं करता जब तक कि तापमान सेट पॉइंट से बाहर न निकल जाए। रोहन के मेंटर सीनियर इंजीनियर दक्ष ने समझाया, फीडबैक सिस्टम त्रुटि एरर होने का इंतजार करता है। यह एक प्रतिक्रियात्मक रिएक्टिव सिस्टम है, इसलिए इसमें देरी होती है। रोहन ने अपनी नोटबुक निकाली और कंट्रोल लॉ का विश्लेषण करने लगा। फीडबैक में कंट्रोल इनपुट केवल वर्तमान एरर इक्वल सेट पॉइंट माइनस प्रोसेस वेरिएबल पर निर्भर था। उसने सोचा, अगर हम बाधाओं डिस्टर्बेंसेस को उनके आने से पहले ही माप लें तो क्या हम तापमान को बिगड़ने से रोक सकते हैं? यही फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का मूल विचार था। अगले दिन रोहन ने दक्ष को अपना प्रस्ताव दिखाया। उसने कहा, सर, अगर हम रेशियो कंट्रोल का उपयोग करें और आने वाले ठंडे पानी और गर्म रसायनों के अनुपात को पहले ही संतुलित कर दें तो हम गड़बड़ी को रोक सकते हैं। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, विचार अच्छा है रोहन, तुम बाधा डिस्टर्बेंस को सीधे मापकर कंट्रोलर को पहले ही सिग्नल देना चाहते हो। रोहन ने फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर डिजाइन करना शुरू किया। उसने एक स्टेडी स्टेट मॉडल बनाया। इस मॉडल के अनुसार यदि इनपुट फ्लो 10% बढ़ता है तो कंट्रोलर को कूलिंग वाल्व को तुरंत एक निश्चित मात्रा में खोल देना चाहिए, बिना तापमान बढ़ने का इंतजार किए। यह सिस्टम को भविष्य बताने जैसा था। हालांकि दक्ष ने एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया। रोहन, तुम्हारा स्टेडी स्टेट मॉडल ये तो बताता है कि वाल्व को कितना खोलना है, लेकिन यह डायनामिक मॉडल की उपेक्षा करता है। पाइपों में तरल को पहुंचने में समय लगता है। अगर फीड फॉरवर्ड बहुत तेज हुआ या बहुत धीमा तो यह नई समस्याएं पैदा कर सकता है। रोहन को समझ आया कि दुनिया आदर्श नहीं है। सेंसर में खराबी हो सकती है या मॉडल में अनिश्चितता। उसने महसूस किया कि केवल फीड फॉरवर्ड पर्याप्त नहीं है। उसे एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो भविष्य की भविष्यवाणी भी करे और वर्तमान की गलतियों को सुधारे भी। उसने फीडबैक ट्रिम का कॉन्सेप्ट लागू करने का फैसला किया। दक्ष ने रोहन की मदद की ताकि वो दोनों सिस्टम्स को जोड़ सके। फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर बड़ी बाधाओं को संभालता था, जैसे फ्लो रेट में अचानक बदलाव, जबकि फीडबैक कंट्रोलर छोटे मोटे अंतरों और मॉडलिंग एरर को ठीक करता था। इसे ही फीडबैक ट्रिम के साथ फीड फॉरवर्ड कहा जाता है। जब नया सिस्टम चालू किया गया तो चमत्कार हो गया। जैसे ही इनपुट में कोई बदलाव आता, फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर तुरंत वाल्व को सही स्थिति में ले आता। यदि कोई मामूली अंतर बचता तो फीडबैक सिस्टम उसे ट्रिम कर देता। रिएक्टर का तापमान अब एक स्थिर रेखा की तरह था। इंटर्नशिप के अंत में रोहन ने सीखा कि इंजीनियरिंग केवल समीकरणों के बारे में नहीं है, बल्कि यह अनिश्चितता और सटीकता के बीच संतुलन बनाने के बारे में है। फीड फॉरवर्ड ने उसे गति दी और फीडबैक ने उसे सटीकता। वो अब एक बेहतर इंजीनियर बनने के लिए तैयार था। में विशाल लोहे के पाइपों और रोहन का नियंत्रण कक्ष, ऊष्मा और संतुलन की कहानी। चिलचिलाती धूप में विशाल लोहे के पाइपों और गूंजती मशीनों के बीच रोहन नाम का एक युवा इंजीनियरिंग छात्र खड़ा था। ये एक केमिकल प्लांट में उसकी इंटर्नशिप का पहला दिन था। उसका दिल धड़क रहा था क्योंकि आज उसे उन किताबों के सिद्धांतों को असलियत में देखना था। उसके पास उसके मेंटर भास्कर खड़े थे, जिन्होंने एक सुरक्षा हेलमेट पहन रखा था और मुस्कुराते हुए रोहन का स्वागत किया। भास्कर रोहन को एक विशाल बॉयलर के पास ले गए। रोहन, यहाँ का तापमान स्थिर रखना सबसे बड़ी चुनौती है, भास्कर ने कहा। उन्होंने समझाया कि इंजीनियरिंग केवल निर्माण के बारे में नहीं है, बल्कि संतुलन के बारे में भी है। बॉयलर से निकलने वाली भाप को एक निश्चित तापमान पर होना चाहिए, वरना पूरी प्रक्रिया बिगड़ सकती है। सबसे पहले फीडबैक कंट्रोल को समझो, भास्कर ने एक सेंसर की ओर इशारा करते हुए कहा। उन्होंने बताया कि जैसे हम पानी के तापमान को छूकर नल घुमाते हैं, वैसे ही ये सेंसर तापमान मापता है और सिस्टम को बताता है कि गर्मी कम करनी है या ज्यादा। ये आउटपुट को देखकर इनपुट को ठीक करने की प्रक्रिया है। रोहन ने पूछा, तो क्या ये काफी नहीं है? भास्कर ने एक चार्ट दिखाया जहां तापमान की रेखा ऊपर नीचे हो रही थी। फीडबैक में एक समस्या है, देरी लग। जब तक सेंसर को पता चलता है कि तापमान गिर गया है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह बीमारी होने के बाद दवा देने जैसा है।
यही फीड फॉरवर्ड कंट्रोल काम आता है, भास्कर ने पाइपों के एक जाल को दिखाते हुए कहा। अगर हमें पता चल जाए कि बाहर से आने वाला पानी अचानक ठंडा हो गया है तो हम तापमान गिरने का इंतजार नहीं करते, हम पहले ही बर्नर की आग बढ़ा देते हैं। ये छाता लेकर निकलना है ताकि आप भीगे ही नहीं। अब वे बर्नर के पास पहुंचे जहां आग की लपटें नाच रही थीं। यहाँ रेशियो कंट्रोल अनुपात नियंत्रण का जादू चलता है, भास्कर ने समझाया। बर्नर को कुशलता से चलाने के लिए ईंधन और हवा का सही मेल होना जरूरी है। अगर हवा कम हुई तो खतरनाक कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकती है। भास्कर ने 2 अलग अलग पाइप दिखाए। एक जंगली धारा वाइल्ड स्ट्रीम है जिसका बहाव हम नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे कि ईंधन की मांग। दूसरी नियंत्रित धारा कंट्रोल्ड स्ट्रीम है जो हवा है। हमें हवा की मात्रा को ईंधन के बहाव के अनुपात में बिल्कुल सटीक रखना होता है। यदि अनुपात बिगड़ गया, भास्कर ने चेतावनी दी, तो ईंधन पूरी तरह नहीं जलेगा। इससे न केवल प्रदूषण होता है बल्कि ऊर्जा की बर्बादी भी होती है। रोहन ने अब समझा कि क्यों कंट्रोल वॉल्व्स इतने महत्वपूर्ण हैं। वे एक संगीत वाद्य यंत्र की तरह हैं जिन्हें बहुत बारीकी से ट्यून करना पड़ता है। भास्कर ने रोहन को मुख्य कंट्रोल डेस्क पर बैठने का मौका दिया। अब तुम कोशिश करो रोहन, फीड फॉरवर्ड से आने वाले बदलावों को पहचानो और रेशो कंट्रोल से संतुलन बनाए रखो। रोहन की उंगलियां सावधानी से बटनों पर चलने लगीं। उसने देखा कि कैसे छोटे से बदलाव का असर पूरे प्लांट पर पड़ता है। दिन खत्म होने तक रोहन ने केवल मशीनें ही नहीं देखी थीं बल्कि स्थिरता का विज्ञान समझ लिया था। उसने सीखा कि फीडबैक, फीड फॉरवर्ड और रेशियो कंट्रोल मिलकर एक ऐसा तालमेल बनाते हैं जो दुनिया को सुरक्षित और कुशल रखता है। वो अब एक साधारण छात्र नहीं बल्कि भविष्य का एक इंजीनियर बनने की राह पर था। द कंट्रोल क्रॉनिकल्स, डिले एंड डिसेप्शन। अर्जुन एक ब्रिलियंट इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, लेकिन आज कंट्रोल सिस्टम्स की लब में वो थोड़ा परेशान दिख रहा है। डॉक्टर मीरा उसकी टेबल के पास आती हैं और देखती हैं कि उसका सिस्टम बहुत ज़्यादा ऑसिलेट कर रहा है। इस स्टोरी को शुरू करने से पहले क्या आप इन 3 सवालों के जवाब दे सकते हैं? अर्जुन, तुमने टाइम डिले के बारे में सोचा है? डॉक्टर मीरा ने पूछो। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है एक शावर एनालॉजी। जब तुम गर्म पानी का नॉब घूमते हो तो गर्म पानी तुरंत नहीं आता। वो पाइप की लेंथ ट्रैवर्स करके तुम तक पहुंचने में समय लेता है। इसी को डेड टाइम या ट्रांसपोर्टेशन लग कहते हैं। अर्जुन ने ध्यान से सुना। डॉक्टर मीरा ने समझाया, प्रोसेस इंडस्ट्री में जब कोई फ्लूइड एक पाइप से मूव करता है तो सेंसर तक पहुंचने में देरी होती है। मैथमेटिकली इसे हम E⁻L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिले हमारे कंट्रोल लूप में फेज लग ऐड कर देता है जो स्टेबिलिटी के लिए बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हारा कंट्रोल एक्शन बहुत अग्रेसिव है और डिले ज़्यादा तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, डॉक्टर मीरा ने आगे बताया। ये बिल्कुल वैसा है जैसे तुम शावर का टेम्परेचर बार बार चेंज करो क्योंकि पानी तुरंत गर्म नहीं हो रहा और एंड में तुम या तो जल जाओगे या ठंड से ठिठुर जाओगे। लेकिन मैम, मेरा सिस्टम तो पहले उल्टा मूव कर रहा है, अर्जुन ने कहा। डॉक्टर मीरा मुस्कुराई और बोली, यूज इन्वर्स रिस्पॉन्स कहते हैं। इमेजिन करो एक बॉयलर को जहां तुम कोल्ड वाटर फीड बढ़ते हो। शुरुआत में कोल्ड वाटर स्टीम बबल्स को कंडेंस कर देता है जिससे लिक्विड लेवल नीचे गिर जाता है, हालांकि तुमने पानी बढ़ाया है। थोड़ी देर बाद लेवल बढ़ना शुरू होता है। इन्वर्स रिस्पॉन्स तब होता है जब सिस्टम में एक राइट हाफ प्लेन 0 होता है। डॉक्टर मीरा ने बोर्ड पर एक नया डायग्राम बनाते हुए कहा, ये 2 अपोजिंग डायनामिक्स की वजह से होता है, एक फास्ट और दूसरा स्लो। शुरुआत में फास्ट डायनामिक डोमिनेट करती है जो रॉन्ग डायरेक्शन में मूव करती है। अर्जुन ने पूछो, तो हम इन डिलेज और इन्वर्स रिस्पॉन्स को हैंडल कैसे करें? डॉक्टर मीरा ने एक सीक्रेट वेपन के बारे में बताया, स्मिथ प्रिडिक्टर। ये एक एडवांस्ड कंट्रोलर स्ट्रैटेजी है जो सिस्टम के डेड टाइम को फीडबैक लूप से बाहर निकलने की कोशिश करती है। स्मिथ प्रिडिक्टर में हम एक इंटरनल मॉडल का यूज़ करते हैं, डॉक्टर मीरा ने समझाया। हम सिस्टम को प्रिडिक्ट करते हैं बिना डिले के और यूएस आउटपुट को कंट्रोल के लिए उस करते हैं। ये वैसा ही है जैसे तुम शावर में हैंडल घूमते वक्त ये अस्यूम कर लो कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, बिना पानी के गर्म होने का वेट किए। अर्जुन ने स्मिथ प्रिडिक्टर लॉजिक को अपने कंट्रोलर में इम्प्लीमेंट किया। धीरे धीरे स्क्रीन पर दिखने वाली वाइल्ड ऑसिलेशंस एक स्मूथ लाइन में बदल गई।
वाह, सिस्टम एबी डिले के बावजूद स्टेबल है। अर्जुन खुशी से बोला। उसने सीख लिया था कि डिले को इग्नोर नहीं बल्कि प्रेडिक्ट करना चाहिए। डॉक्टर मीरा ने अर्जुन की पीठ थपथपाई। याद रखना, इंजीनियरिंग सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करना नहीं बल्कि नेचर के लग्स और रिस्पॉन्सेस को समझना है। आज तुमने टाइम डिले और इन्वर्स रिस्पॉन्स को मास्टर कर लिया है। अर्जुन एबी कंट्रोल सिस्टम्स के अगले चैलेंज के लिए तैयार था। आर्यन और जादुई ग्राफ कंट्रोल सिस्टम की एक पहेली। भारी मशीनों की गूंज और चमकते हुए मॉनिटरों के बीच आर्यन अपनी पहली बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहा था। वो शहर के सबसे बड़े पावर स्टेशन में एक जूनियर इंजीनियर था। उसके सामने मुख्य स्क्रीन पर बॉयलर ड्रम का जल स्तर लेवल चमक रहा था। आर्यन का काम सरल था, भाप स्टीम की मांग बढ़े तो पानी का स्तर स्थिर रखना। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, इंजीनियरिंग तर्कपूर्ण है, जो दिखता है वही होता है। अचानक ग्रिड से बिजली की मांग बढ़ गई। आर्यन ने आत्मविश्वास के साथ स्टीम वॉल्व को थोड़ा और खोल दिया ताकि भाप का प्रवाह बढ़ सके। उसने सोचा, जैसे ही भाप बाहर जाएगी ड्रम में पानी का स्तर गिरेगा और मैं पंप चलाकर उसे भर दूंगा। वो स्क्रीन पर नीली रेखा के नीचे गिरने का इंतजार करने लगा। लेकिन ये क्या? जैसे ही भाप का प्रवाह बढ़ा, ड्रम का स्तर घटने के बजाय तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगा। आर्यन सकपका गया। यह कैसे संभव है? उसने चिल्लाकर कहा। भौतिकी के नियम उसकी आंखों के सामने टूट रहे थे। उसने तुरंत वॉल्व कम किया, लेकिन ग्राफ अब एक खतरनाक मोड़ ले चुका था। तभी पीछे से एक शांत आवाज आई, इसे स्वेल इफेक्ट कहते हैं आर्यन। ये विक्रम थे, प्लांट के सबसे अनुभवी सीनियर इंजीनियर। आर्यन ने मुड़कर देखा और परेशान होकर कहा, सर, मैं स्टीम बढ़ा रहा हूं तो लेवल कम होना चाहिए, पर ये तो बढ़ रहा है। क्या सेंसर खराब है? विक्रम मुस्कुराए और बोले, नहीं, सेंसर सही है। तुम इन्वर्स रिस्पॉन्स का सामना कर रहे हो। विक्रम ने एक पेन उठाया और पास के बोर्ड पर एक चित्र बनाया। देखो, जब तुम अचानक भाप की मांग बढ़ाते हो तो ड्रम के अंदर का दबाव कम हो जाता है। इससे पानी के नीचे मौजूद भाप के बुलबुले अचानक बड़े हो जाते हैं। वे पानी को ऊपर की ओर धकेलते हैं, जिससे हमें लगता है कि लेवल बढ़ गया है। ये एक धोखा है, एक अस्थायी नॉन मिनिमम फेज व्यवहार। आर्यन ने गहराई से सोचा, तो इसका मतलब है कि मेरा पीआई कंट्रोलर इस शुरुआती बढ़त को देखकर पानी की सप्लाई और कम कर देगा, जिससे बाद में ड्रम बिल्कुल खाली हो जाएगा। विक्रम ने सिर हिलाया। बिल्कुल। गणित की भाषा में कहें तो इस सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन में राइट हाफ प्लेन में एक 0 मौजूद है। यही वो 0 है जो सिस्टम को शुरुआत में उल्टा चलने पर मजबूर करता है। आर्यन ने अपने माथे का पसीना पोंछा। सर, अगर मेरा कंट्रोलर इस शुरुआती धोखे में आ गया तो पूरा पावर प्लांट ट्रिप हो सकता है। साधारण पीआई कंट्रोलर तो इसे संभाल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वह केवल वर्तमान गलती एरर को देखता है। वह अपनी सीट पर वापस बैठ गया, यह सोचते हुए कि इस जटिल देरी और उल्टे व्यवहार को कैसे सुधारा जाए। विक्रम उसके पास आए और एक नई डिजाइन दिखाई। इसके लिए हमें एक कॉम्पनसेटर या स्मिथ प्रिडिक्टर जैसी तकनीक की जरूरत है। ये कंट्रोलर को बताता है कि जो तुम अभी देख रहे हो वो सच नहीं है। ये भविष्य की भविष्यवाणी करता है और शुरुआती इन्वर्स रिस्पॉन्स को नज़रअंदाज करके सिस्टम को स्थिर रखता है। आर्यन ने विक्रम के मार्गदर्शन में कंट्रोल लूप के पैरामीटर्स को बदला। उसने एक फीड फॉरवर्ड लूप जोड़ा जो सीधे स्टीम फ्लो को मापता था। जैसे ही अगली बार डिमांड बढ़ी, कंट्रोलर भ्रमित नहीं हुआ। उसने शुरुआती उछाल को पहचाना और सही समय पर पानी का पंप चालू कर दिया। ग्राफ अब एक चिकनी लहर की तरह स्थिर हो गया। ड्यूटी खत्म होने के बाद आर्यन ने अपनी नोटबुक में आखिरी लाइन लिखी, कंट्रोल सिस्टम केवल गणित नहीं बल्कि प्रकृति के छिपे हुए व्यवहार को समझने की कला है। कभी कभी सही दिशा में जाने के लिए हमें शुरुआती गलत दिशा को समझना जरूरी होता है। उसने विक्रम को धन्यवाद दिया और पावर स्टेशन की लाइटों को गौर से देखा, जो अब उसकी वजह से बिना रुके चमक रही थीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।